उत्तर प्रदेश का चुनाव है, यूक्रेन में हालात बद से बदतर हो रहे हैं और इन तमाम मुद्दों को लेकर आज जमात इस्लामी हिंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज इंजीनियर सलीम हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे इन तमाम मौजू पर और ये भी जानेंगे कि दिल्ली में जो अब एमसीडी इलेक्शन है उस पर किस तरह का स्टैंड है जमात इस्लामी हिंद का। सलीम साहब, खैर मकदम है आपका सदर टाइम्स में। सबसे पहला सवाल ये है कि यूपी इलेक्शन को लेकर आप लोग रहे वहाँ, तमाम लोगों से आपकी बातचीत होती रही है, ग्राउंड पे जो लोग काम कर रहे हैं, हालात क्या हैं? क्या हवा बदल रही है? क्योंकि हमने तस्वीरें देखी हैं, अयोध्या के जिलाधिकारी ने अपने भगवा रंग के जो नेम प्लेट थी उसको बदल के हरा किया, हरे से फिर लाल किया। लोग कह रहे हैं कि हवा बदल रही है, इसलिए रंग बदल रहे हैं। क्या इनपुट आ रहा है आपके पास? देखिए, इलेक्शन सिर्फ यूपी में नहीं हुआ है। इलेक्शन 5 रियासतों में 5 असेंबली के इलेक्शन हुए हैं। उसमें यूपी भी है और उत्तराखंड है, गोवा है, मणिपुर है, पंजाब है। और ये बात सही है कि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है और उसके इंतखाबात की एक बड़ी अहमियत है। जमात इस्लामी हिंद की ज़िम्मेदारी होती है कि वो इन हालात में एक जमहूरी मुल्क में एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑर्गेनाइजेशन के जो चीज़ मुल्क के लिए, आवाम के लिए, अपने लिए ठीक समझती है उसका मशवरा देती है और वो काम जमात इस्लामी करती है। वो किसी पार्टी की तायद मुखालफत ये नहीं करती, बल्कि लोगों को एक उसूली मशवरा देती है। यूपी के इलेक्शन के सिलसिले में एक बात जो अफसोसनाक हमको मिलती है वो ये कि वहाँ कम्युनल पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई है, लोगों में नफ़रत पैदा करने की कोशिश हुई है और ऐसे एजेंडाज़ को उभारने की कोशिश हुई है जिससे लोगों में आपस में दूरियां और नफ़रत पैदा हो और उसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन एक इत्मीनान की बात यह है कि वहाँ के लोगों ने इस कम्युनल एजेंडा को एक्सेप्ट नहीं किया है। वहाँ के लोगों ने इस डिविजिव एजेंडा को एक तरह से मुस्तरद किया है, रिजेक्ट किया है, ऐसा महसूस होता है। तो ये एक अच्छी अलामत है। तो अलबत्ता लोगों को असल ये है कि ऐसे लोग हुकूमत में आएँ जो उनके मसाइल पर तवज्जो कर सकें, जो अमन व अमान कायम कर सकें, जो लोगों के दरमियान आपसी भाईचारा पैदा कर सकें और जो लोगों की इज़्ज़त और उनकी डिग्निटी की हिफाजत कर सकें और लोगों की जो आज़ादी है, जो डिग्निटी है, उसको वो महफूज कर सकें। तो यूपी के लोगों ने इस मर्तबा ऐसा लगता है कि बहुत मैच्योरिटी का सबूत दिया है। इलेक्शन के दौरान ही सीएनआरसी में जिस तरह से लोगों से जो यूपी सरकार का फैसला था कि उनसे वसूली की जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट का जो सख्त रवैया था, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन के बीच में जब इस तरह का फैसला आता है तो ये एक तरह से चोट होती है उस एजेंडे पर जो लगातार नफरत फैलाने का काम करता है, एक कम्युनिटी को टारगेट करके ये दिखाने की कोशिश होती है कि हम बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसके नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। इस बीच में अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह का फैसला देती है तो ये भी एक तरह से मैसेज था ग्राउंड में लोगों के लिए कि देखिए जो जिस चीज पर आप तालियां बजा रहे हैं वो कानूनी दायरे के बाहर की चीजें थी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो स्टेट गवर्नमेंट की जो फैसले थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने अख्तियार के ज़रिए से रोका है। इससे लोगों का एतमाद, लोगों का भरोसा यहाँ की अदलिया में बढ़ा है और लोगों ने अपने आप को महसूस किया है कि इस मुल्क में अदालत का निज़ाम और जमहूरी निज़ाम जो है उसको मजबूत करने वाली ताकतें मौजूद हैं। अच्छा, आप यूपी में ये इस बात का जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पर पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स थी वो नहीं हो पाई। दरअसल क्या कोर इश्यूज अब तक आपको वहाँ से इनपुट में मिल पाए कि किन कोर इश्यूज को लेकर लोग वोट करते हुए दिख रहे थे या लोगों के अंदर एक उम्मीद थी कि इन बातों पर पॉलिटिकल पार्टीज वोट मांगेगी? क्या वो इश्यूज आपको लगे, रिफ्लेक्ट हुए, जिन पर लोगों ने वोट किया होगा? देखिए, फाइनल वोट तो लोग कई फैक्टर्स पर आखिर में जो फैसला करते हैं उनके पीछे कई फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उस दौरान जो बातचीत लोग लोग कर रहे हैं वहाँ पर, वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं और सेफ्टी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं और इसकी भी बात कर रहे हैं कि भाई ये जो एजेंडा है लोगों को लड़ाने का, नफरत फैलाने का, ये एजेंडा देश के हित में नहीं है, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। तो इन इश्यूज पर बहस हुई है और लेकिन ये बात सही है, जो अफसोसनाक भी है कि अभी भी जो वहाँ का
हमारी जो आवाम है उसमें कास्ट फैक्टर बहुत डोमिनेंट है, तो इस पर हमें और इस्लाह की ज़रूरत है। कास्ट फैक्टर ज़्यादा डोमिनेंट। ठीक है, जमात किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करती है, ये बात साफ है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि उत्तर प्रदेश में सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के दौरान जिन पर जुल्म हुए, जो लोग सबसे ज्यादा मुतासिर हुए, कांग्रेस ने उन लोगों को वोट दिया है। एक लंबी फहरिस्त है जिसमें कांग्रेस ने उन लोगों को वोट दिया, लेकिन फिर भी ये लग रहा है कि एक बड़ी तादाद है जो मुस्लिम वोटर्स की वो समाजवादी पार्टी या उसके गठबंधन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, हो सकता है गई भी हो। ऐसे में कांग्रेस के इस मूव को आप क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि नेशनल पार्टी है, आगे 2024 भी है, अगर इस तरह से कांग्रेस पार्टी उन लोगों को टिकट देती है जो इस तरह से मुतासिर होते हैं, उनको एक पॉलिटिकल दायरे में लाने की कोशिश करती है, तो इस कोशिश को किस तरह से देखें? नहीं, देखिए, जमात इस्लामी हिंद का सोचने का तरीका वो नहीं है। जमात इस्लामी हिंद तो ये सोचती है कि इन इलेक्शन में जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसमें हमें जो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने हैं, तो उसको चुनने में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे लोग चुने जाने चाहिए, कैसे लोगों को नहीं चुना जाना चाहिए, ये एडवाइस हमने किया है। और उसमें सभी पार्टियां शामिल हैं। तो इसमें हम किसी पार्टी के नाम से किसी पार्टी के खिलाफ या किसी के फेवर में नहीं, बल्कि हम तो वैल्यूज और उसूलों की बुनियाद पर लोगों को मशवरा देते हैं और लोग खुद तय करते हैं। ठीक, आखिर में सवाल, दिल्ली में हम हैं, दिल्ली दंगों के 2 साल हो गए, किस तरह से देख रहे हैं? इंसाफ कहाँ पर दिख रहा है आपको? और दिल्ली सरकार के रवैये पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसको किस तरह से देखें? देखिए, स्टेट असेंबली इलेक्शन और जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होते हैं, उनमें बहुत फर्क होता है। और जो लोकल लोग हैं, असल में लोकल जो फैक्टर होता है वो बहुत डोमिनेटिंग होता है। तो और छोटे छोटे वार्ड्स में लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल अलग अलग इलाकों में अलग अलग है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई पार्टी की बुनियाद पर कोई चीज़ें होंगी, पार्टी का भी असर होगा, पार्टी का रवैया या उसकी जो चीज़ें वो भी जहन में होंगी, मगर फाइनल फैसला मुझे लगता है कि लोग अपने लोकल हालात को, कैंडिडेट की सलाहियत को, उससे क्या उम्मीदें हैं, मुझे लगता है वही डोमिनेट रहेगा और लोकल बॉडीज में वही ज़्यादा डोमिनेट करता है। दिल्ली दंगों को लेकर जो सवाल था कि 2 साल हो गए, अभी भी लोग कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिला है, अभी भी कानून के दरवाजे वो खटखटा रहे हैं, उसको किस तरह से देखेंगे? क्यों इतनी देरी हो रही है, क्या लगता है जमात? देखिए, जमात तो इस पर शुरू से जब ये दंगे हो रहे थे, उस वक्त भी हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे और अभी तक हम आवाज उठा रहे हैं कि जो मजलूम है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, जो जालिम है उनको सजा मिलनी चाहिए। और दिल्ली स्टेट की जो पोजीशन है वो ज़रा थोड़ी सी अलग होती है। दिल्ली हुकूमत के पास पावर्स कम होते हैं और दिल्ली हुकूमत और पुलिस का इंतज़ाम जो है दिल्ली हुकूमत के अलावा कहीं और है। तो ये इस पेचीदा सूरत हाल में, लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर है कि दिल्ली के फसादात जो हैं वो फसाद नहीं थे, बल्कि वो तो एक प्लान्ड अटैक था और उसमें यकीनन बहुत सख्त नाइंसाफियाँ हुई हैं और अभी तक हो रही हैं। जो दंगों के जिम्मेदार लोग थे वो बड़ी हद तक आज़ाद घूम रहे हैं और जो विक्टिम्स थे और जिनको सताया गया, उन्हीं की बड़ी तादाद जो है उनको एक्यूज या दोषी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये नाइंसाफ़ी के खिलाफ ये लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं, हम उनके साथ। बहुत शुक्रिया सदर टाइम से बात करने के लिए। तो दिल्ली में जिस तरह के हालात हैं उस पर भी जमात ने अपने स्टैंड साफ किया और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट के बेस पे जमात इस्लामी हिंद का ये कहना है कि वहाँ पोलराइजेशन का जो एजेंडा था वो नहीं चल पाया और लोगों ने बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर अपना वोट दिया है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के नतीजे क्या आते हैं। बहरहाल जमात इस्लामी हिंद ने ये भी साफ कर दिया है कि एमसीडी इलेक्शन में जो बेहतर उम्मीदवार होगा, जो लोगों के बेहतरी के लिए काम करेगा, उसका सपोर्ट वो जरूर करेंगे। सदर टाइम्स के लिए मिर्जा शाकिर अली।